Hello everyone. In this video we will study the term and examination paper of LSE 3 genetics. Genetics का पेपर हम पढ़ेंगे जून 2020 का. क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू कांट स्पेयर टाइम टू गो थ्रू ऑल द सिलेबस, या अगर आपने सारा सिलेबस कर भी लिया एंड यू आर प्रिपेयरिंग रियली हार्ड, तो फिर भी आपको क्वेश्चन पेपर्स करने चाहिए बिकॉज दे रियली हेल्प इन द एग्जामिनेशन. So let us begin with the first question. Identify the correct option from the parenthesis. तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू आर फेमिलियर विद द क्वेश्चन पेपर पैटर्न कि शुरू के जो 10 मार्क्स होते हैं वो हमारे ग्रामेटिकल कह लो या शॉर्ट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स या पिक द करेक्ट आंसर या मैच द फॉलोइंग में से होते हैं. 10% क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू 1 और 10 मैप यूनिट्स. तो अगर हमें क्रॉसिंग ओवर निकालनी है तो क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो डिपेंड करती है मैप यूनिट्स पे. जितने परसेंट क्रॉसिंग ओवर होगी उतने ही मैप यूनिट्स होंगे. तो अगर 10% क्रॉसिंग ओवर है द आंसर विल बी 10 मैप यूनिट्स. फ्लावर कलर इन सीड पी इज ड्यू टू डैश एपिस्टासिस. तो जो फ्लावर कलर होता है वो डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टासिस की वजह से होता है. इन वन ऑफ माई वीडियो आई हैव एक्सप्लेन एपिस्टासिस. एक क्वेश्चन में हमने पूरा एपिस्टासिस के बारे में पढ़ा था. एपिस्टासिस के एग्जाम्पल याद रखना और उसके रेशियोज याद रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ह्यूमन कैरियोटाइप कंसिस्ट ऑफ डैश ऑटोसोमल ग्रुप्स. तो ह्यूमन कैरियोटाइप में जब हम ह्यूमन क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं तो देर आर टोटल 8 ग्रुप्स. अमंग देम वन पेयर इज द सेक्स क्रोमोसोम. जो लास्ट पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है. तो अगर हम बात कर रहे हैं ऑटोसोमल ग्रुप्स की, देर आर 7 ग्रुप्स. द शॉर्ट आर्म ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम विद आर्म्स ऑफ अनइक्वल लेंथ. अगर हम किसी क्रोमोसोम की बात करते हैं जिसकी अनइक्वल लेंथ है तो जो शॉर्ट आर्म होगी उसको बोलते हैं पी आर्म. Xeroderma pigmentosa is caused by recessive mutation allele. Xeroderma pigmentosa जो होता है वो recessive mutation का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट, डैश आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन इम्यून रिएक्शन. हमारे इम्यून रिएक्शन में जो सबसे पहले डिफेंस करता है दोज आर मैक्रोफेजेस. मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट. तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं. Geotaxis is in Drosophila is referred to as response towards geo. The word itself means gravity. वो gravity को represent करता है, तो it is the response towards the gravity. Match the 5 items in column A and B. I have not mentioned the question. I have directly put the correct matches. I have directly written the answers. Genome means the genetic content of the cell. बार बॉडी इज प्रेजेंट इन ममेलियन फीमेल सेल. मतलब कि मैमल्स के, ह्यूमंस के और बाकी मैमल्स के भी फीमेल सेल्स में होती है. फीमेल सेल्स में बेसिकली 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं. आई होप यू आर ऑल फेमिलियर विद दिस थिंग. आगे जाके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वन ऑफ देम गेट डीजेनरेट्स एंड दिस डीजेनरेटेड एक्स क्रोमोसोम इज नोन एज बार बॉडी. ऑटोसोम, क्रोमोसोम अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं. सिंड्रोम हम बहुत बार एक वर्ड वी एनकाउंटर दिस वर्ड सिंड्रोम. सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स फॉर अ डिजीज. जब बहुत सारे सिम्टम्स हो तो वो कलेक्टिवली उन सिम्टम्स को हम सिंड्रोम बोल देते हैं. कार्सिनोजन, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स. ओवरलैपिंग जीन्स वो जीन्स होते हैं जिनके सेम कोडिंग सीक्वेंस होते हैं. सो दे शेयर अ पार्ट ऑफ कोडिंग सीक्वेंस. एस्ट्रोजन इज वन ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन. एंड गॉल, इट इज़ अ ट्यूमरस ग्रोथ इन प्लांट्स के अंदर कभी कभी हमें ट्यूमर्स देखने को मिलते हैं, तो दीज ट्यूमर्स आर कॉल्ड गॉल. नेक्स्ट इज ड्रॉ क्लियर एंड लेबल डायग्राम्स ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग. आपको कोई भी डायग्राम्स बनानी है, हर्शी चीज़ एक्सपेरिमेंट के बना सकते हो, लाइसोजेनाइजेशन प्रोसेस की बना सकते हो, क्रॉसिंग ओवर दिखाते हुए, या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रासहोपर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. इफ़ यू वांट मी टू मेंशन द चैप्टर नंबर, सो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट. आई विल ऐड द चैप्टर्स नंबर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से किसी के भी शॉर्ट आंसर करने हैं. फॉर द पर्पज ऑफ रिविजन वी आर अटेम्प्टिंग ऑल. The gene pairs AA, capital A, small a, capital B, small b, and capital G, small c, each affects a different characteristic. तो अलग अलग जीन के अलग अलग इफेक्ट होते हैं. The gene A, B, C denote the dominant allele, whereas small letters जो होते हैं वो recessive को represent करते हैं. These 3 gene pairs assort independently. ये जो जीन्स उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं वो independently assorting जीन्स है. मतलब एक जो है वो दूसरे को अफेक्ट या मास्क नहीं करता. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ABC फिनोटाइप. ABC फिनोटाइप का मतलब है कि पूरा ही रिसेसिव हो. ABC फिनोटाइप का मतलब हो गया कि AA, BB, CC.
तो पूरा रिसेसिव आने की, अगर हम एक जीन पेयर लेते हैं जिसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, लाइक दिस एंड दिस, और अगर हम इनको क्रॉस ओवर करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे जितने जीन्स आएंगे वो सारे ही रिसेसिव आएंगे। सो यहाँ पे देखो हमने लिए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, और देन फिर होमोजाइगस रिसेसिव ए, हेट्रोजाइगस बी और होमोजाइगस सी। सो यहाँ पे देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी। अगर हमें प्रोबेबिलिटी समझनी है तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मान लो हमने इसका ले लिया सिर्फ ए का, अगर हम कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए कर रहे हैं, आई होप यू आर अवेयर विद दिस पुनेट स्क्वायर टाइप कि यहाँ पे इनके जीन्स पहले सेपरेट हो जाएंगे। स्मॉल ए को हमने इधर लिख दिया, जब ये कंबाइन होंगे तो आ जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो अगर आप यहाँ पे देखो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए होमोजाइगस रिसेसिव, सारे ही होमोजाइगस रिसेसिव हो, तो स्मॉल ए इनमें से कितने हो गए 2/4 विच मीन्स 1/2। सिमिलरली अगर हम बी के लिए कैलकुलेट करें, कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी, सो दिस इज, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे भी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो स्मॉल बी की जो प्रोबेबिलिटी है इट इज अकरिंग 1 आउट ऑफ 4 टाइम्स। सिमिलरली अगर हम सी का निकाल के देखें, कैपिटल सी इंटू स्मॉल सी, सो कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, सॉरी यहाँ पे it is small c and over here it is small c। तो इसकी जो probability होगी अगेन 2/4 which is 1/2। तो अगर हमने a की निकाली थी वो आई थी 1/2, b की निकाली थी तो आई थी 1/4 और c की निकाली थी तो आई थी 1/2। सो आप यहाँ पे देख लो a की probability जब हम निकाल रहे हैं, इसके possible outcomes ये हैं, तो स्मॉल ए की होगी 1/2, स्मॉल बी की होगी 1/4 और स्मॉल सी की probability होगी 1/2। So the total answer will be their product. It is 1/16. Next question is, what do Q, G, C, R and NOR stands for the names of chromosome banding in the names of chromosome banding method? Basically यहाँ पे हमें सिर्फ नाम बताने के लिए बोला गया है, but for the purpose of revision I am adding few description as well. तो जब हम karyotype study करते हैं, human chromosomes को study करते हैं, तो we use different type of stain to stain them, to understand them, to see them in the microscope differently, और ताकि हम उनके structures को अच्छे से पढ़ सकें। So Q refers to quinacrine, it is a quinacrine एक fluorescent stain होता है। G is a Giemsa stain, C is a stain which is used to color, which is used to stain the centromere or constitutive heterochromatin। R रिवर्स जिम्सा, ये जिम्सा से थोड़ा सा रिवर्स ऑपोजिट रिजल्ट देते हैं। जो रिजल्ट हमें जिम्सा में देखने को मिलते हैं उसके ऑपोजिट रिजल्ट हमें रिवर्स जिम्सा में देखने को मिलते हैं। NOR इज द न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजिंग रीजन बैंडिंग। तो यहाँ पे जब हम स्टेन करते हैं तो बेसिकली जो बैंड होता है वो होता है न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजिंग region. So a band is defined as a part of chromosome that is distinguishable from its adjacent segment by appearing lighter and darker. जब हम किसी क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं तो वी वांट कि उसके डिफरेंट बैंड्स हमें नज़र में आए। तो ये जो डिफरेंट बैंड्स, सम ऑफ द पार्ट अपीयर डार्कर, सम विल अपीयर लाइटर, तो इसकी वजह से वी कैन स्टडी इट वेरी वेल। So first one is Q. Distinct banding patterns are obtained when chromosomes are stained with fluorochromes. जब हम फ्लोरोक्रोम्स यूज़ करते हैं, फ्लोरोक्रोम्स का मतलब है वो कलर्स जो कि फ्लोरोसेंट होते हैं, जो कि लाइट एमिट करते हैं, सो दैट वी कैन सी दैट पार्ट वेरी क्लियरली, लाइक क्यूनाक्रिनीन, मस्टर्ड एंड क्यूनाक्रिनीन डाइहाइड्रोक्लोराइड. By using this technique, it is possible to distinguish all the 22 pairs of autosomes and the 2 sex chromosomes from each other. The next one is Giemsa. G. The chromosomes are incubated in trypsin. पहले हम chromosomes को थोड़ी देर के लिए trypsin से treat करते हैं, followed by incubation in Giemsa, या फिर हम उसको Giemsa से treat करते हैं, और the other way is हम Giemsa और trypsin का पहले से ही mixture बना के रख लेते हैं और उसी से सीधा stain कर देते हैं. The G bands represent the substructure of the chromosomes. Trypsin जो है वो एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, मतलब वो प्रोटीन को ब्रेक करता है। तो क्रोमोसोम के अंदर भी हमें पता है कि डीएनए के साथ
कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये उनमें से कुछ प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमें क्रोमोसोम का सब स्ट्रक्चर, उसका जो थोड़ा और बेटर स्ट्रक्चर है वो देखने के लिए मिलता है। इट हेल्प्स अस टू इंडिकेट द टाइप एंड लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम। इससे हमें क्रोमोसोम की लोकेशन, उसका टाइप की वो कौन से, बिकॉज देर आर 7 पेयर्स, तो उसमें से वो कौन से पेयर से बिलोंग करते हैं, वी कैन रिकलेक्ट दम along the length of the chromosome. Of the two major types of chromatin, दो तरह के क्रोमैटिन होते हैं, एक होता है यूक्रोमैटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन। अगर हम जिम्सा स्टेनिंग करते हैं तो यूक्रोमैटिन shown to be genetically active and in G banding it is represented as light band। तो यहाँ पे जो हमें यूक्रोमैटिन मिल रहा है वो लाइट बैंड की फॉर्म में मिल रहा है। हेट्रोक्रोमैटिन इज जेनेटिकली इनएक्टिव, इट इज रिप्रेजेंटेड इन G banding as डार्क बैंड। रिवर्स जिम्सा, अब रिवर्स जिम्सा में हमें उल्टा देखने को मिलेगा, हेट्रोक्रोमैटिन जो होगा वो लाइट होगा और यूक्रोमैटिन जो होगा वो डार्क होगा। रिवर्स जिम्सा और आर बैंडिंग इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग क्रोमोसोम विद हीटेड फॉस्फेट बफर फॉलोड बाय स्टेनिंग विद जिम्सा। यहाँ पे हम पहले उसको फॉस्फेट बफर में हीट कर रहे हैं और फिर उसको जिम्सा में ट्रीट कर रहे हैं, जिम्सा के साथ स्टेन कर रहे हैं। आर बैंडिंग शोज लाइट हेट्रोक्रोमैटिन बैंड्स, हेट्रोक्रोमैटिन बैंड इसमें लाइट मिलते हैं और यूक्रोमैटिन बैंड इसमें डार्क मिलते हैं। द आर बेंडिंग टेक्निक स्टेन्स द टेलोमेयर रीजन स्पेशली वेल। तो यहाँ पे एक एडवांटेज है कि यहाँ पे टेलोमेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के एंड, जैसे ये जो पार्ट होते हैं यहाँ पे एंड वाला रीजन, तो जो टेलोमेरिक रीजन है वो इसमें अच्छे से स्टेन हो रहे हैं। There are banding techniques that produce restricted number of bands, that too only in specific location of chromosome. These banding locations are the centromere or constitutive heterochromatin, that is C band, or telomere and the telomeres and the nuclear organizing region। तो कुछ स्टेन्स ऐसे होते हैं जब हमें किसी सिर्फ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को, क्रोमोसोम के किसी सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट को स्टडी करना है तो वी कैन यूज़ दैट स्टेन। अगर हमें सिर्फ सेंट्रोमेयर के बारे में देखना है कि सेंट्रोमेयर की लोकेशन कहाँ पे है, सेंट्रोमेयर का साइज़ क्या है, सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है या नहीं है, मल्टीपल सेंट्रोमेयर्स तो नहीं है, तो अगर हमें ये सारी चीज़ें स्टडी करनी है तो हम यूज़ कर सकते हैं वो स्टेन जो सिर्फ सेंट्रोमेयर को स्टेन करेगा। सिमिलरली न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन को स्टडी करना हो तो उसके रिस्पेक्टिव स्टेन हम यूज़ कर सकते हैं। सी बैंडिंग इज प्रोड्यूस बाय ट्रीटिंग क्रोमोसोम विद अल्कलाइड। तो अगर हमें सेंट्रोमेयर बैंडिंग करनी है तो हम पहले क्रोमोसोम को किसी बेस के साथ ट्रीट करते हैं इन अ बफर सॉल्ट सोल्यूशन आफ्टर स्टेनिंग विद जिम्सा, फिर उसके बाद जिम्सा से। This banding is very useful for staining the centromere regions and the constitutive heterochromatin region. The centromeric region, which includes repetitive DNA, responds only to C banding technique as equally intercalary region that also contain repetitive DNA। यहाँ पे बहुत सारे repetitive segments होते हैं DNA के, इसलिए ये हर stain से easily कलर नहीं हो सकती। The next is nuclear organizing region are the location of ribosomal genes, राइबोसोमल आरएनए जीन्स। तो आरएनए जीन्स कहाँ पे है, मतलब कि बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होने वाली है, अगर हमें उसको स्टडी करना है तो एनओआर रीजन को स्टडी करने के लिए मोस्ट क्रोमोसोमल्स डाई डू नॉट स्टेन दीज रीजन्स गिविंग राइज टू द सैटेलाइट अपीयरेंस। काफ़ी बार क्या होता है कि इन रीजन्स को स्टेन नहीं करते और उसकी वजह से एक सैटेलाइट अपीयरेंस मिलती है। हमने एक पेपर में सैटेलाइट क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा भी था, जहाँ पे कुछ पार्ट जो होता है, लाइक इफ दिस इज़ अ क्रोमोसोम, बीच में यहाँ पे एनओआर रीजन है और यहाँ क्रोमोसोम कंटिन्यू हो रहा है, तो ये पार्ट स्टेन नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें एक अपीयरेंस ऐसी मिलेगी। ये अलग से पार्ट नजर आएगा। सो दिस इज अ सैटेलाइट क्रोमोसोम। व्हेन द क्रोमोसोम्स आर स्टेन्ड बाय अमोनिकल सिल्वर रिएजेंट, तो सिल्वर रिएजेंट के साथ हम इसको यूज कर रहे हैं। द सिल्वर ग्रैन्यूल प्रेसिपिटेट इन द एनओआर रीजन, दिस पर्टिकुलर बैंडिंग इज नोन एज एन बैंडिंग और सिल्वर बैंडिंग। The next question is difference between zDNA and bDNA। हमें bDNA और zDNA के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली DNA जो होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत उनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की वजह से देयर आर A, B, C एंड Z DNA। सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो bDNA होता है, जिसके बारे में हम मेजरली पढ़ते हैं। bDNA and zDNA are two of the three conformations of DNA that occur in nature. The diameter of bDNA is 20 एमस्ट्रॉन्ग। अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर आया हो गया सब नहीं पढ़ा होगा, तो इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 20 एमस्ट्रॉन्ग। एक टर्न के अंदर देयर आर 10 बेस पेयर्स, 10 बेस पेयर्स होते हैं। So the diameter of bDNA is 20 एमस्ट्रॉन्ग, इट कंटेन 10 रेसिड्यूज पर टर्न, वेल द डायमीटर ऑफ zDNA, लेकिन अगर हम zDNA की बात करें तो उसका डायमीटर है 18 एमस्ट्रॉन्ग और उसमें एक टर्न में 12 पेयर्स होते हैं।
द मेन डिफरेंस बिटवीन BDNA एंड ZDNA इज BDNA इज राइट हैंडेड, लेकिन ZDNA जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। प्लस ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड लगता है। ZDNA की जो शेप होती है वो लैडर फॉर्म नहीं लगती, वो थोड़ा सा जिगजैग पैटर्न लगता है। इन BDNA द बेस ऑक्यूपाई द कोर एंड द शुगर फॉस्फेट बैकबोन अकर एट द पेरिफेरी। जब हम DNA बनाते हैं तो बीच में आते हैं बेसिस, और जो ये बैकबोन है, ये जो मेन आर्म है, वो बनी हुई होती है शुगर और फॉस्फेट की। उसमें भी ऐसा ही होता है, बट वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन आने लग जाता है। इन ZDNA द शुगर फॉस्फेट बैकबोन फॉर्म्स अ जिगजैग पैटर्न, देयरफॉर द बेसिस अकर एट द कोर एज वेल एज द पेरिफेरी। तो उसमें बेसिस बीच में भी आते हैं और कभी कभी थोड़े बहुत साइड पे भी आ रहे होते हैं। दिस इज इन द टैबुलर फॉर्म, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। द सेम थिंग्स आर रिटन हियर। टिपिकल फॉर्म जो होती है वो होती है BDNA, जो लेफ्ट हैंडेड फॉर्म होती है, विच डू नॉट अकर टू मच, बट ये फिर भी प्रेजेंट होती है। दैट इज ZDNA, ये राइट हैंडेड है, ये लेफ्ट DNA है। इट कंटेन्स अ वाइड एंड डीप मेजर ग्रूव एंड अ शैलो माइनर ग्रूव। इट कंटेन्स अ नैरो एंड डीप मेजर ग्रूव, वाइड एंड शैलो माइनर ग्रूव। जो बड़ा वाला बेंड होता है उसको बोलते हैं मेजर ग्रूव, जो छोटा वाला बेंड होता है उसको बोलते हैं माइनर ग्रूव। यहाँ पे एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, एक टर्न में 12। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ये वैल्यूज़। अगर आप ये लर्न कर लेते हो दैट इज़ मोर देन इनफ। हेलिक्स राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, एक टर्न में 10 बेस पेयर, 12 बेस पेयर, डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम, 18 एंगस्ट्रॉम। राइज पर रेसिड्यू, मतलब कि एक बेस पेयर के बीच में जो राइज है, जो हाइट है, वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.75 एंगस्ट्रॉम। हेलिक्स पिच, एक टर्न की जो लेंथ है वो है 34 एंगस्ट्रॉम अगर हम बात करते हैं BDNA के बारे में, लेकिन ZDNA में एक टर्न की लेंथ है 45 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, डिस्क्राइब इन ब्रीफ टू प्रोसेसेस ऑफ फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज DNA। DNA में भी डैमेजेस हो जाते हैं जब हम उसे UV रेडिएशन से ट्रीट करते हैं या किसी कोई भी केमिकल्स की वजह से। तो अगर बेसिकली जो सबसे ज़्यादा जो कॉमनली होते हैं वो UV रेज की वजह से DNA डैमेज होता है। DNA डैमेज के जो दो प्रोसेस हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, वन कि DNA अपने आप ही रिपेयर हो जाता है डायरेक्टली, और बाय एक्सcision ऑफ बेस पेयर्स, या जिन बेस पेयर्स में खराबी हुई है उनको DNA कैसे अपने सेगमेंट में से, क्रोमोसोम में से कैसे वो DNA एक्साइज हो जाते हैं, मतलब रिमूव हो जाते हैं। सो डायरेक्ट करेक्शन ऑफ DNA, इट इन्वॉल्व्स रिपेयर ऑफ UV इंड्यूस पायरिमिडीन डाइमर्स। ज़्यादातर क्या होता है कि जब DNA UV रेडिएशन के एक्सपोजर में आता है तो वहाँ पे पायरिमिडीन डाइमर्स बन जाते हैं। मतलब पायरिमिडीन में हमारे पास होता है साइटोसिन और थाइमिन। तो थाइमिन के डाइमर्स, मतलब थाइमिन जो है, अगर आसपास थाइमिन होंगे तो वो ज्वाइन होकर डबलेट बनने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल UV डैमेज ऑफ E. coli कैन बी रिवर्स्ड इफ UV इरेडिएटेड सेल्स आर एक्सपोज टू विजिबल लाइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट तरीका क्या है, अगर कोई सेल्स में डैमेज आ गया UV एक्सपोजर की वजह से तो उन सेल्स को विजिबल लाइट का एक्सपोजर दो इन द ब्लू रेंज। दिस प्रोसेस इज नोन एज photo reactivation or light repair. It means that light induces an enzymatically controlled chemical reaction. Light की वजह से कुछ एक chemical reaction होगा जिसकी वजह से the enzyme cleave the bond between the thymine dimer. तो वहाँ पे जो thymine का dimer, ये देखो यहाँ पे thymine थे, ये दोनों ने join होके एक dimer बना लिया, ठीक है। अब इन्होंने आपस में join हो गए। नॉर्मली क्या होता है कि T A से join होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखो T आपस में बॉन्ड बना के ज्वाइन हो गए, डाइमर बन गए। तो अगर ऐसा होगा जब हम इसको लाइट की प्रेजेंस में करेंगे तो फोटोलेज जो एक एंजाइम है वो इस क्लीवेज को ब्रेक कर देगा। यहाँ से डाइमर ब्रेक हो जाएगा और ये वापस अपने नॉर्मल पेयरिंग पे आ जाएंगे। दिस एंजाइम ऑल्सो नोन टू बाइंड डाइमर्स इन डार्क। ऐसा माना जाता है कि ये एंजाइम पहले से ही प्रेजेंट थे। जब डाइमर बनता है तो ये ऑलरेडी उससे बाउंड होते हैं, बट ये एक्टिवेट तब होते हैं जब इनको विजिबल लाइट या ब्लू स्पेक्ट्रम का एक्सपोजर मिलता है। Are known to bind dimers in dark but activated only when it absorbs a photon of light. If bases become alkylated by chemical mutations such as EMS, अगर इथाइल मिथाइल सल्फोनेट की वजह से या किसी भी केमिकल की वजह से अगर बेसिस एल्काइनेट हो गए, मतलब उनके साथ मिथाइल या इथाइल ग्रुप कुछ अटैच हो गया, तो पहले उसको एल्काइल ट्रांसफरेज एंजाइम से उस एल्काइल ग्रुप को रिमूव करेंगे और फिर उसके बाद DNA रिपेयर होगा। The DNA repair system is modified. Base is not removed from DNA but correct there itself. इसमें बेस रिमूव नहीं हो रहा, वो थाइमिन नहीं हट रहे, वहीं पे करेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज रिपेयर इन्वॉल्विंग एक्साइजन ऑफ बेस पेयर। एक्साइजन मतलब रिमूवल। तो यहाँ पे जिन थाइमिन का, जो उनसे थाइमिन आपस में डाइमराइजेशन कर रहे हैं, आपस में पेयर अप कर रहे हैं, उन थाइमिन्स को हम DNA से निकाल देंगे और वहाँ पे करेक्ट वाले DNA लगाएंगे।
टेक अ लुक, यहाँ पे ये थायमीन थायमीन थे, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, तो क्या होगा, जहाँ पे ये डायमराइजेशन बनी है उसके पहले या उसके बाद पे कहीं पे भी एक कट लग जाएगा, और सो कॉल्ड, देखो थायमीन के साथ थोड़े बहुत और न्यूक्लियोटाइड्स भी जो हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, एंड ऑल दिस इज एन एंजाइमेटिक प्रोसेस। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे देर आर स्पेसिफिक एंजाइम, जैसे जो कट लग रहा है वो एंडोन्यूक्लियस की वजह से लग रहा है, जो रिमूव हो रहे हैं वो एक्सोन्यूक्लियस की वजह से हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगी, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, जैसे ये जी के कॉरस्पॉन्डिंग सी, ए के कॉरस्पॉन्डिंग टी, इस ए के कॉरस्पॉन्डिंग टी, सी के कॉरस्पॉन्डिंग जी, मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे आएंगे, विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे। और अगर आप देखो इनके बीच में आपको गैप्स नज़र आ रहे होंगे, तो ये जो गैप्स होते हैं दीज आर फिल्ड, मतलब ये आपस में न्यूक्लियोटाइड्स कैसे ज्वाइन होंगे, ये डीएनए लाइगेज की हेल्प से आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स लग रहे हैं और जो डैमेज न्यूक्लियोटाइड्स थे वो रिमूव हो रहे हैं। This method does not depend on visible light as energy source. This multi-enzyme repair process involves several steps. First, the UV-induced dimers are recognized by an endonuclease enzyme which produces a single-strand break in the DNA helix backbone. तो एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब इसको रिकॉग्नाइज करेगा तो वो वहाँ पे एक ब्रेक लगा देगा उसके पहले या उसके बाद, ऑन आइदर साइड. The removal or excision of the distorted region occur with the help of exonuclease. तो ये जो एक्सीजन है, जो रिमूवल है, वो किसकी हेल्प से हो रहा है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की वजह से. द गैप क्रिएटेड इज फिल्ड बाय रिपेयर सिंथेसिस ऑफ डीएनए. तो जो गैप है वो कौन फिल कर रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से. वहाँ पे ऑपोजिट स्ट्रैंड के कंपैरेटिवली जो कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसे अगर सामने वाले स्ट्रैंड पे जी था तो इधर सी आ जाएगा, अगर यहाँ पे ए था तो इधर टी आ जाएगा, एंड सो ऑन. द फाइनल क्लोजर ऑफ द ब्रेक to repair the gap is carried out by polynucleotide ligase. So this was about DNA repair. The next question is, with the help of suitable example discuss Hardy-Weinberg's law. Hardy-Weinberg law आप लोगों ने +1 या +2 में भी पढ़ा हुआ होगा. So Hardy-Weinberg law states that in a population the frequency of a pair of allele remain constant. हार्डी-वेनबर्ग ने बोला था कि एक पॉपुलेशन में जो जीन की फ्रिक्वेंसी होती है वो सेम रहती है, वो कांस्टेंट रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, लेकिन उसकी कंडीशन थी, उसने कहा था ऐसा तभी होगा, जीन की फ्रिक्वेंसी तभी कांस्टेंट रहेगी इफ़ द पॉपुलेशन इज़ लार्ज इनफ, मतलब अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है. द पॉपुलेशन इज़ रैंडम मेटिंग है, कोई भी सेक्शुअल सिलेक्शन नहीं है, प्लस देर इज़ नो म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन माइग्रेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. प्लस वहाँ पे कोई भी एवोल्यूशनरी फोर्सेस जिनकी वजह से एवोल्यूशन होता हो, जिनकी वजह से चेंजेस आते हो, ऐसी कोई एवोल्यूशन फोर्सेस लाइक नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं हो रही. तो जो जीन फ्रिक्वेंसीज हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहेंगी. सो बिफोर मूविंग फर्दर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो है ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल नोशन है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. नेचुरल सिलेक्शन, अडेप्टेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, एवोल्यूशन, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ये हमेशा साथ साथ चलते रहते हैं, तो कभी भी जीन फ्रिक्वेंसीज जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती. बट हार्डी-वेनबर्ग ने क्या बोला था, अगर ऐसा होगा तो, मतलब अगर कोई एवोल्यूशनरी फोर्सेस और कोई चेंजेस नहीं होंगे तो जीन फ्रिक्वेंसीज जो है वो कांस्टेंट रहेंगी. The conditions 1, 2 and 3 listed above have to be satisfied to a large extent if the genes frequencies are to be maintained in equilibrium. अगर हमें जीन फ्रिक्वेंसी को बचा के रखना है, सेम रखना है, हम चाहते हैं कि कोई भी चेंजेस ना आए, तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. Hardy-Weinberg law also requires that population must be free from outside evolutionary forces. उन्होंने बोला था कि जो पॉपुलेशन है उस पर कोई एवोल्यूशनरी फोर्सेस नहीं काम करने चाहिए, मतलब उसमें कोई एवोल्यूशन, कोई वेरिएशन नहीं आने चाहिए. हार्डी-वेनबर्ग लॉ एम्स एट डिफाइनिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी अलोन. वो सिर्फ हेरिडिटी के बारे में. देखो आपने आई गेस ये चीज़ पढ़ी होगी जब आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा +2 में भी, कि जो भी एक फिनोटाइप होता है ना, जो भी एक हमारा करेक्टर है, वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमारे जीन्स पे प्लस हमारे इन्वायरमेंट पे, क्योंकि इन्वायरमेंट की वजह से भी हमारे में अडेप्टेशन या टू बी प्रिसाइज नेचुरल सिलेक्शन जो होती है वो होती रहती है. ठीक है, लेकिन हार्डी-वेनबर्ग जब बात करना चाहता था वो कहता था अगर हमें सिर्फ जीन की, सिर्फ हेरिडिटी की बात करनी है तो बाकी फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए. Therefore, while applying Hardy-Weinberg law, we assume that there is no influence of other evolutionary forces like mutation, selection, genetic recombination, etc.
सो बेसिकली हार्डी वेनबर्ग लॉ ने बोला क्या था, उसने बोला था कि जितनी भी जीनोटाइप फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जैसे अगर 2 जीन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका जो टोटल होगा वो हमेशा 1 होगा, प्लस जितने भी तरीके के जीनोटाइप्स एक्ट कर रहे हैं उनकी टोटल 1 होगी। तो मतलब टोटल अलीलिक फ्रिक्वेंसी शुड बी 1 एंड टोटल जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी शुड ऑल्सो बी 1। ये हार्डी वेनबर्ग का लॉ था। Now let us take an example. Let us consider a pair of alleles capital A and small a. हमने 2 allele लिए, एक capital A small a. Obviously capital A is dominant one and small a is recessive one. इनके जो जीनोटाइप होंगे, हम प्योर पेरेंट्स ले रहे हैं कैपिटल ए मेट्स विद द जीनोटाइप स्मॉल ए। अ हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन भी हमें इनिशियली मिलती है। अगर आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा हुआ हो तो कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए होता है। तो पहले जीन सेपरेट होते हैं, फिर जब ये कंबाइन होंगे तो F1 जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन हमें मिलती है, वो कम्प्लीटली हेट्रोजाइगस होती है। तो फर्स्ट जनरेशन में हमें कैपिटल ए स्मॉल ए मिला। अज्यूमिंग दैट पॉपुलेशन इज रैंडमली मेटिंग, इट विल हैव 3 जीनोटाइपिक क्लासेस। अब हमने बोला है कि वो रैंडमली मीटिंग है। रैंडमली मीटिंग में ये भी हो सकता है कि कैपिटल ए किसी दूसरे कैपिटल ए के साथ ही कर रहे हैं, तो उसमें सारी पॉपुलेशन कैपिटल ए स्मॉल ए आई। ये स्मॉल ए का क्रॉस स्मॉल ए से ही हो रहा है, तो उसमें सारी पॉपुलेशन स्मॉल ए आई। मतलब कि ये पॉसिबल चांसेस भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। लेट अस अज्यूम दैट द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 1000 इंडिविजुअल, जिसमें से 360 जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, 480 जो है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है और 160 जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है। लेट अस अज्यूम द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए इज पी एंड स्मॉल ए इज क्यू। मान लो जो कैपिटल ए की एग्जिस्टेंस है वो है पी और जो स्मॉल ए की एग्जिस्टेंस है वो है क्यू। अब हम ये निकालेंगे कैसे, जस्ट टेक अ लुक, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, मतलब पहले हम जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर, क्योंकि हमने कहा एक कैपिटल ए जो है वो पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैपिटल ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी स्क्वायर को। कैपिटल ए वाले कितने लोग हैं, 360 आउट ऑफ 1000, दैट मीन्स इसकी पॉपुलेशन हुई 360 अपॉन 1000। अगर हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज़ 36% और 0.36। सिमिलरली अगर हम कैपिटल ए स्मॉल ए को लेंगे तो वो 2pq को रिप्रेजेंट करता है, तो दैट इज़ 480/1000। उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.48। स्मॉल ए निकालेंगे तो वो हो जाएगा क्यू स्क्वायर विच इज़ 160/1000, तो उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई 0.16। बेस्ड ऑन द अबव डाटा इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द फ्रिक्वेंसीज ऑफ अलील। तो बेसिकली जो पी स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 0.36 के। तो जो पी की वैल्यू हो गई वो हमारे पास आ गई 0.6। हमने उसका स्क्वायर रूट करा तो उसकी वैल्यू आ गई 0.6। सिमिलरली हम क्यू की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो इसके थ्रू उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास आ जाएगी 0.4। सो दोनों फ्रीक्वेंसीज का अगर हम टोटल देखें, पी की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई 0.6, क्यू की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई 0.4, दोनों का टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए, मतलब सिर्फ पी, जो अगर हम सिर्फ अलील की देख रहे हैं, अलील की फ्रीक्वेंसी 0.6, अलीलिक फ्रीक्वेंसी 0.4, तो दोनों का टोटल आ गया 1, विच वॉज हार्डी वेनबर्ग्स अजम्पशन। अगेन पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करें तो ये भी हमारे पास कितना आ रहा है, 1। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ IgG, मतलब कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ अ क्लियर एंड लेबल डायग्राम। एंटीबॉडी रिजेंबल्स अ 2 प्रोलॉन्ग फॉक और अल्फ़ाबेट Y। अगर आप एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखो तो वो इस टाइप से होता है। इसमें एक हैवी चेन होती है, एक लाइट चेन होती है। बेसिकली ये जो बड़ी वाली है दिस इज़ हैवी चेन एंड ये जो स्मॉलर वाली है वो लाइट चेन है। हैवी चेन और लाइट चेन में दोनों में ही कॉन्स्टेंट रीजन्स होते हैं और वेरिएबल रीजन्स होते हैं। कॉन्स्टेंट रीजन का मतलब है कुछ ऐसे रीजन्स, कुछ ऐसे प्रोटीन जो फिक्स्ड हैं, जो हमेशा यही रहेंगे, और वेरिएबल रीजन्स का मतलब कि वहाँ पे वेरिएशन हमें देखने को मिल जाती है फ्रॉम वन एंटीबॉडी टू अनदर एंटीबॉडी। और ये आपस में जो लिंक्ड होते हैं दे आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड लिंकेज, मतलब कि सल्फर की लिंकेज है, डाइसल्फाइड लिंकेज से ये आपस में ज्वाइन होते हैं। सो दिस इज़ द वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, दिस इज़ द कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, ये भी वेरिएबल रीजन और ये कॉन्स्टेंट रीजन। सिमिलरली अगर हम लाइट चेन की बात करें, छोटी वाली है लाइट चेन, लाइट चेन का दिस इज़ वेरिएबल रीजन, दिस इज़ कांस्टेंट रीजन। यहाँ पे लाइट चेन का वेरिएबल रीजन, लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन। हम वेरिएबल रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं V से, तो इसको हम बोल सकते हैं VH, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, और इसको हम बोल सकते हैं VL,
दैट मीन्स वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन. कांस्टेंट रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे C से, सो दिस इज Cl, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, एंड दिस इज Vl, वेरिएबल CH, कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन. और इनके बीच में जो लिंकेज है दैट इज डाइसल्फाइड लिंकेज. अगर आप यहाँ पे भी डायग्राम देखो, दिस इज मोर प्रिसाइज. ये दिया हुआ है Vl, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन. और जो कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन होता है वो 3 डोमेन से बना हुआ होता है. सो C एंड C, यहाँ पे भी अगर आप देखो C एंड C, तो ये 3 डोमेन से बना हुआ होता है. CH1, CH2, ये भी CH3 होना चाहिए. इनका जो ये एंड होता है वो कार्बोनेट एंड होता है, और ये वाला जो एंड होता है वो अमोनियम एंड होता है. और आपस में इनके बीच में जो लिंक्ड है वो है डाइसल्फाइड लिंकेज. जो लाइट चेन्स होती हैं वो कप्पा हो सकती हैं या फिर लैम्डा हो सकती हैं. सो द लाइट चेन्स आर ईदर कप्पा और लैम्डा. हमेशा सेम होता है, या तो दोनों लाइट चेन्स कप्पा होंगी या दोनों लाइट चेन्स लैम्डा होंगी. कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक कप्पा एक लैम्डा हो. और जो हेवी चेन्स होती हैं दे कैन बी अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलम, ठीक है, वो, और या फिर डेल्टा. अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलम. An antibody resembles a two prolonged fork or alphabet Y. Alphabet Y की तरह होता है, 2 prolonged forks होती हैं. Each IgG molecule is composed of 4 polypeptide chains interconnected by disulfide linkage. 4 polypeptide chains हैं, 2 heavy और 2 light. 2 of the chains are longer, hence called the heavy chain, and the other 2 are shorter, are called the light chains. In any one immunoglobulin molecule, the 2 light chains and the 2 heavy chains are identical. As I told you कि मान लो अगर heavy chain alpha है तो दोनों ही heavy chains, ये वाली heavy chain और ये heavy chain दोनों alpha होंगी. In any one of the immunoglobulin molecule, the 2 light chains and the 2 heavy chains are identical. Each light chain or heavy chain is characterized by the specific domains in it. A light chain has 2 domains, एक variable region, एक constant domain. Heavy region के अंदर एक variable होता है और 3 constant domain होते हैं. The VH, CH are located on the prolonged fork, and जो CH2 और 3 होते हैं वो पीछे वाले handle में होते हैं. The V domains are located at the tip. The V domains are located at the upper tip of the prong of the fork, and C domains occupy the center or the handle position. तो अगर हमने यहाँ पे देखा था कि जो V domain होता है वो upper part में होता है, और C domain जो होता है वो इधर होता है short में या फिर नीचे handle में, मतलब या तो lower part में होता है pronged fork के, या फिर handle में present होता है. The variable domains of light and heavy chain together constitute an antigen binding site. देखो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं. एंटीबॉडी का काम क्या होता है? एंटीजन से बाइंड करना, और एंटीजन से बाइंड करके उसको प्रोसेस करना और अलग अलग तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करना. तो जो एंटीजन है वो बाइंड कहाँ करता है? वो बाइंड करता है यहाँ पे वेरिएबल रीजन्स के साथ. The antigen binding site of different antibodies must be strikingly different from one another. हर एंटीजन के लिए डिफरेंट एंटीबॉडी का टाइप होता है, और ये जो डिफरेंस है एंटीबॉडी के टाइप में, जो कौन सी एंटीजन के साथ कौन सी एंटीबॉडी बाइंड हो रही है, ये जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस किसकी वजह से होते हैं? वेरिएबल रीजन की वजह से. बिकॉज कॉन्स्टेंट रीजन तो सेम है, एंड वेरिएबल द वर्ड इटसेल्फ मीन्स कि वो वेरी करता है. There are 2 antigen binding sites for each antibody, hence each antibody is a bivalent molecule. That means an antibody can at a time bind with 2 antigens. अगर हम देखें इस टाइप का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एंटीबॉडी बाइंड होगी, यहाँ पे एंटीबॉडी, तो एक एंटीजन के साथ कितनी एंटीबॉडी बाइंड हो जाएंगी? 2. तो इसीलिए एक मॉलिक्यूल को, ये जो एक वाई शेप मॉलिक्यूल है ये bivalent होता है. The constant domain play a significant role in eliciting an immune response. Once an antigen is recognized and bound to a variable portion of the antibody, the constant domain undergoes a change in their conformation. तो हमें ये तो पता चल गया कि वेरिएबल रीजन का रोल है एंटीजन के साथ बाइंड करना, लेकिन कांस्टेंट रीजन का क्या रोल है? कांस्टेंट रीजन का रोल है कि जब एंटीजन बाइंड हो जाएगा तो कांस्टेंट रीजन में ऐसे केमिकल चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से फर्दर इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो आगे फर्दर प्रोसेस होगा. Such a change in structure and induces a chain reaction in which the macrophages and the T lymphocyte, the cellular mediator of immune response, migrate to the site of antigen to eliminate it. ये सारा प्रोसेस किस लिए हो रहा है? एंटीजन को एलिमिनेट करने के लिए, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए. हर एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए देयर आर डिफरेंट थिंग्स.
एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स भी होता है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडीज़ काम करती हैं, सॉरी। उसके बाद सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स भी होता है जिसमें सेल काम करता है, कुछ साइटोटॉक्सिक्स रिलीज होते हैं, कुछ और मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं जो उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो वंस एंटीजन बाइंड हो जाएगा एंटीबॉडी के साथ एट द वेरिएबल रीजन, कॉन्स्टेंट रीजन के चेंजेस की वजह से द केमिकल रिएक्शंस विल मूव ऑन। नेक्स्ट, राइट अ डिटेल आंसर फॉर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली एक 10 मार्कर है। आई गेस आई हैवंट लेफ्ट एनी क्वेश्चन। हाँ, वी आर डन। Detailed answer for any one of the following with the help of clear and label diagram. Discuss the regulation of lacoprone. Describe in detail the gene transfer process in bacteria, या फिर technique of creating recombinant DNA. Since these are the 10 markers, they need elaborate explanation with diagrams and working. So I have made a separate video for it and I am adding the link in the description. Hope you find the video useful and informative for you. Thank you for watching.